हथियार की ट्रेनिंग लेकर आए हुए ये नौजवान किस काम आएंगे, इसको सोचिएगा। सोचिएगा कि 4 साल की नौकरी के बाद बेरोजगार जब होंगे, 4 साल जब ये आर्मी में शान से वर्दी पहन के घूमेंगे और उसके बाद अचानक सड़क पे आ जाएंगे, तो क्या इनके लिए सामान्य जिंदगी जीना आसान होगा? सोचिएगा कि पूरे देश में इतने सारे नौजवान हर साल जब हथियार की ट्रेनिंग लेकर, आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आम जनता के बीच में रहने आएंगे, तो क्या एनार्की का माहौल पैदा नहीं होगा? सोचिएगा कि गृहयुद्ध जैसे हालात में इतने सारे नौजवानों को बंदूक की ट्रेनिंग देना देश के हित में होगा, या गृहयुद्ध जैसी कोई स्थिति आने पर इस्तेमाल कर लिया जाए? पॉलिटिक्स इंडिया में मेरे शो अनफोल्डिंग हिस्ट्री के इस कड़ी में आपका स्वागत है। एक खबर आई रोजगार की। बड़ी मुश्किल चीज है इस देश में, जहां रोज हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, अजान, इसकी ही बात होती है। उसके बीच में अचानक से एक खबर आती है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि कुछ साल पहले 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, उसके पहले 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आई थी। अब 10 लाख के रोजगार की बात आई, और उसमें जो पहली घोषणा हमें सामने दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है अग्निपथ की। अग्निपथ यानी अमिताभ की एक फिल्म। अग्निपथ यानी नौकरी के नाम पर मूर्ख बनाने की एक स्कीम। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है कि 4 साल के लिए आर्मी में लोगों को नौकरी दी जा रही है, जहां जो मैक्सिमम तनख्वाह 40,000 रुपए दी जा रही है, जिसमें से हाथ में शायद 28,000 के आसपास आएगा। वो तनख्वाह सरकारी दफ्तरों में जो चपरासी काम करता है उससे भी कम है। 4 साल में नौकरी खत्म कर दी जाएगी और 75% लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, और इसीलिए यह इतिहास से जुड़ता है, खासतौर पर मध्यकाल के इतिहास से। अगर आप मध्यकाल का इतिहास देखेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए या बाकी जगहों पे चले जाइए, आर्मी का स्वरूप क्या था? एक निश्चित आर्मी हर राजा, हर सुल्तान, हर शहंशाह अपने पास रखता था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी आर्मी जो थी, सेनाएं थी, वो किराए पे उपलब्ध रहती थी। यानी क्या था? लड़ाकू होते थे, किसी बंदे ने अपनी 100 लोगों की, 200 लोगों की, 400 लोगों की फौज बना ली, और जब किसी राजा को जरूरत पड़ी, जब किसी शहंशाह को जरूरत पड़ी, जब किसी सुल्तान को जरूरत पड़ी, तो उस बंदे से कांटेक्ट किया, बंदे को एक रकम दी और साथ में दी लूट करने की छूट। यानी आप उस राजा की तरफ से लड़िए, जितनी लूट कर सकते हैं लूट कर ले जाइए, और एक रकम राजा देगा, यानी ठेके पर सेना। इस देश में जहां लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, यह नारा क्या था? इस नारे का मतलब था कि एक तरफ किसान को इतनी आय उपलब्ध कराना कि वो अपनी जिंदगी इज्जत से गुजार सके, दूसरी तरफ देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना में परमानेंट नौकरियां देना, सेना में सम्मानजनक जीवन देना, जिसमें कैंटीन का अधिकार होता है, चिकित्सा का अधिकार होता है, पेंशन का अधिकार होता है। अगर चोट लग गई, अगर गहरी चोट लग गई युद्ध के समय या किसी और ऑपरेशन में, तो हर जाने का इसमें बहुत सारा कुछ होता है। आप जानते हैं, जो शहीद होते रहे, पेट्रोल पंप मिलता रहा है, पैसा मिलता रहा, ये सारा क्यों मिलता रहा? ये सारा कुछ क्यों किया गया? ताकि जो आदमी सियाचिन में -80 और -60 डिग्री के टेम्परेचर में देश के लिए अपनी जान लगाता है, जो आदमी युद्ध में दुश्मन की सेना के सामने खुद को पेश कर देता है, अपनी जान दांव पर लगा देता है, उसको एक इज्जत की जिंदगी दी जा सके। लेकिन ठेके पर आर्मी का क्या मतलब हुआ? ठेके पर आर्मी का मतलब यह हुआ कि नौजवानों को 4 साल तक आर्मी में रखा जाए, आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए और फिर उनको बाहर कर दिया जाए। 2-3 एग्जाम्पल से आपको जोड़ता हूं कि ये ठेके की आर्मी का कंसेप्ट मैंने आपको मिडिवल पीरियड से बताया, अब मैं मॉडर्न पीरियड में बताता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों ने सेना में भर्ती की, ढेर सारे नौजवानों की भर्ती की, लेकिन ये परमानेंट भर्तियां नहीं थी, ये ठेके की भर्तियां थी। यानी युद्ध खत्म हुआ और उनको अपने घर भेज दिया गया। इनमें से एक था गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे का छोटा भाई। दूसरा जो नाथूराम गोडसे का पार्टनर था, नारायण आप्टे, उसको भी इस समय सेना में लिया गया था। हालांकि उसका काम जो था वो एयरफोर्स के लिए भर्तियां कराना था, वो खुद लड़ने नहीं गया था। गोपाल गोडसे को
इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बंदूक मिली थी लड़ने के लिए। ये बंदूक जमा कराने की जगह गोडसे के बड़े भाई विनायक गोडसे ने उसको सलाह दी कि इस बंदूक को छुपा कर रख दो। उसने अपने गांव में जमीन के नीचे वो बंदूक छुपा कर रख दी। और जब गांधी हत्या का षड्यंत्र बना तो विनायक गोडसे ने गोपाल गोडसे से बात की कि वो बंदूक लेकर आओ ताकि उसका इस्तेमाल गांधी की हत्या में किया जा सके। हालांकि वो बंदूक जंग खा चुकी थी, 20 जनवरी को उसका इस्तेमाल हो नहीं पाया और फाइनली बरेटा नाम के जिस बंदूक से गांधी जी को मारा गया वो इटली से आई हुई थी। उसकी कहानी फिर कभी। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे कि ये जो आर्मी की ट्रेनिंग जिनको दी जाएगी, बंदूक चलाना सिखाया जाएगा और 4 महीने बाद बेकार कर दिया जाएगा, वो क्या करेंगे? या तो वो किसी बैंक के सामने किसी अडानी किसी अंबानी की सुरक्षा का काम करेंगे, और या फिर उन हथियारों के इस्तेमाल के अलावा चूंकि उनको कुछ नहीं आता है तो उन हथियारों का इस्तेमाल गैर कानूनी चीज़ों में करेंगे। जिस तरह देश का माहौल हो गया है, हिंदू मुस्लिम हो गया है, जिस तरह से आप देखते हैं कि लगातार बातें हो रही हैं ऐसी जिनको देखकर लगता है कि हम गृह युद्ध की तरफ पहुंच रहे हैं। कोई हिंदुओं को हथियार उठाने को कह रहा है, कोई मुसलमानों को हथियार उठाने को कह रहा है। उसमें हथियार की ट्रेनिंग लेकर आए हुए ये नौजवान किस काम आएंगे, इसको सोचिएगा। सोचिएगा कि 4 साल की नौकरी के बाद बेरोजगार जब होंगे, 4 साल जब ये आर्मी में शान से वर्दी पहन के घूमेंगे और उसके बाद अचानक सड़क पे आ जाएंगे, तो क्या इनके लिए सामान्य जिंदगी जीना आसान होगा? सोचिएगा कि पूरे देश में इतने सारे नौजवान हर साल जब हथियार की ट्रेनिंग लेकर, आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आम जनता के बीच में रहने आएंगे, तो क्या एनार्की का माहौल पैदा नहीं होगा? सोचिएगा कि गृहयुद्ध जैसे हालात में इतने सारे नौजवानों को बंदूक की ट्रेनिंग देना देश के हित में होगा या गृहयुद्ध जैसी कोई स्थिति आने पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि युवा इसको समझ नहीं रहे। आप देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसी जगह हैं जहां पर युवा बहुत मेहनत करते हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है वहां पर, तो बहुत मेहनत करते हैं, फिजिकली फिट करते हैं खुद को ताकि सेना में उनकी भर्ती हो सके और एक अच्छा भविष्य अपने परिवार को दे सकें, वो अच्छा भविष्य अपने लिए हासिल कर सकें। जब वहां यह खबर पहुंची है कि भैया रोजगार के नाम पे 4 साल का खेल है, 4 साल के बाद आपको फिर सड़क पर उतार दिया जाएगा, सड़क पर भेज दिया जाएगा, तो बक्सर में और मुजफ्फरपुर में इसके खिलाफ युवा सड़कों पर आए हैं। एक आध छोटे छोटे उदाहरण और देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आर्मी क्या होती है? लोकतंत्र में आर्मी जो होती है, सेना जो होती है, वो देश के लिए जो काम करती है उसमें संसद के अधीन होती है। देश की सरकार जैसे चाहती है वैसे सेना का इस्तेमाल करती है। जब देश की सरकार कहती है कि आप जाइए लड़िए तो आर्मी लड़ती है। जब देश की सरकार कहती है कि आप अपने बैरकों में रहिए तो आर्मी बैरक में रहती है। आर्मी में इतनी सारी सुविधाएं क्यों दी जाती हैं या दी जाती रहीं? क्योंकि सैनिकों के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीना जरूरी था। जरूरी था कि उनके बच्चों को पढ़ाई मिले, उनके परिवार को सही लालन पालन मिले, वो निश्चिंत रहें इस बात पे कि उनका घर परिवार अच्छे से चल रहा है ताकि वो सेना में जाकर सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ सके। अब ये 4 साल वालों का सोचिए, कल्पना कीजिए कि तीसरे साल में कोई बंदा है और उसको युद्ध में भेजा जाता है। वो जानता है कि अगर युद्ध में मार भी दिया गया तो घर वालों को कोई पेंशन नहीं मिलना है। वो जानता है कि अगर युद्ध में मार भी दिया गया तो कोई पेट्रोल पंप उसके हिस्से में नहीं आना है। क्या वो उसी तरह से जान लगाकर लड़ाई कर पाएगा जैसे हमारे बाकी सैनिक करते हैं? वहां जो क्लास डिफरेंस होगा, एक तरफ परमानेंट सैनिक और एक तरफ ये 4 साल वाले ठेके के सैनिक, एक तरफ वो लोग जिनको लाखों में तनख्वाह मिल रही है और एक तरफ वो लोग जिनकी अधिकतम तनख्वाह 40,000 है जिसमें से 28,000 हाथ में आएगा। क्या सेना के अंदर अपनी परेशानियां शुरू नहीं होंगी? क्या हमने इतिहास में देखा नहीं है कि रेगुलर सेनाओं में और ये ठेके की जो सेनाएं हैं उनमें फर्क होता है? क्या हमने ये देखा नहीं है कि ठेके की सेनाएं चूंकि जानती थी कि और पैसा उनको नहीं मिलना है इसलिए उन्होंने लूटपाट में बर्बरता से काम लिया? क्या हम अपने देश के एक हिस्से को बर्बर बनाना चाहते हैं? असल बात यह है कि इस देश के पास आपको देने के लिए, इस देश की सरकार के पास आपको देने के लिए हिंदू मुसलमान तो है लेकिन नौकरी नहीं है। इस सरकार के पास आपको देने के लिए झूठा घमंड तो है धर्म के नाम पर, लेकिन आपको एक सच्ची सम्मानजनक जिंदगी देने की न इसकी इच्छा है
और ना इसकी औकात। इच्छा इसलिए नहीं है कि अगर सम्मानजनक जिंदगी आदमी को मिलती है, अगर वो अपनी जिंदगी के प्रति निश्चिंत होता है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाता है, घर अच्छे से चला पाता है, खुद पढ़ लिख पाता है, तो फिर वो ऐसे घटिया प्रोपेगेंडों में नहीं फंसता है जिस तरह के प्रोपेगेंडा हम लगातार देख रहे हैं। तो दोस्तों, जो सरकार सबसे ज्यादा देशभक्ति की बात करती है, जो सरकार सबसे ज्यादा नेशनल और एंटी नेशनल बनाती है, वो इतिहास से बिना कोई सबक सीखे हुए या अपने मन में कोई और प्लान लिए हुए इस देश के नौजवानों को हथियार चलाना तो सिखा रही है, लेकिन घर चलाने की सुविधा नहीं दे रही है। हथियार चलाना सिखाकर 4 साल बाद बाहर कर दे रही है। अब आप जैसे चाहिए वैसे घर चलाइए, और घर चलाने के लिए बंदूक चला सकते हैं तो बंदूक चलाएं। जब सामंतवाद से लोकतंत्र आया था तो क्या अंतर आया था? यही अंतर आया था कि हथियार समाज के बीच की चीज नहीं रह गए थे, वो सीमाओं की चीज बन गए थे। सुरक्षा बल कहते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए थे। अमेरिका में आप जानते हैं, अमेरिका में आर्म्स का खुलेआम वितरण होता है, कोई भी आर्म खरीद सकता है, कोई भी आर्म रख सकता है। देखने में क्या मिलता है? कभी स्कूल में कोई बच्चा उठता है अपने सहपाठियों को मार देता है, कभी कोई उठता है अपने टीचर्स को मार देता है। तो ये जो हथियार की संस्कृति देश से बाहर रखी गई थी, उसको फिर से उस सामंती समाज की तरह बना देने की जो कोशिश है, जिसमें ढेर सारे लोग आर्मी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ढेर सारे लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ये देश को आगे नहीं पीछे ले जाने वाली बात है। यानी कुल मिलाकर मांगा था रोजगार, मिली बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, और 4 साल की रोटी के बाद फिर खाली थाली। तो अगर आपको लगता है कि कोई देशभक्त सरकार ऐसा कर सकती है, तो जरा दोबारा सोचिए, जरा सोचिए, जरा समझिए कि क्या कारण है कि ये सरकार, बाकी सब में तो छोड़ दीजिए, आर्मी और रेलवे जैसी जगहों पर भी आपको नौकरियां देने की जगह इस तरह के लॉलीपॉप दे रही है। वो कौन से लोग हैं जो इस लॉलीपॉप को एहसान की तरह ग्रहण कर रहे हैं? सोचिए कि ये अग्निपथ कौन सा पथ है। कहीं ये ऐसा अग्निपथ तो नहीं है जो देश की शांति और सौहार्द को और ज्यादा जलाकर खाक कर देगा।